नमस्कार बच्चों, श्री एक्शन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पेपर सेकंड पढ़ाने वाले हैं, जिसमें कि आज का टॉपिक है आश्रम। बच्चों, आश्रम के बारे में बताएंगे कि ये क्या व्यवस्था है और किस तरह से हम इसको अपने जीवन में या समाज के किसी व्यवस्था द्वारा समझने का इसको प्रयास करते हैं। वैसे हम इस पेपर सेकंड में बहुत सारे टॉपिक बता चुके हैं, चाहे आप भाषाई विविधता के बारे में ले लो या जाति विविधता के बारे में ले लो या धर्म के बारे में हमने तुम्हें थोड़ा आइडिया दिया है, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हम आपको ये आश्रम वाला जो टॉपिक है इसको कवर करेंगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से और हमारे जीवन में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। एक समाज के जिम्मेदार सदस्य होने के नाते समाज की व्यवस्थाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं सबके बारे में, ठीक है बेटा। आश्रम, जैसा कि इसमें लिखा है, आश्रम का जो अर्थ होता है बेटा, आश्रम का तात्पर्य होता है एक ऐसे क्रियास्थल से है जहाँ कुछ समय ठहर कर व्यक्ति उद्यम करता है, यानी का मतलब अपनी जीवन की जुड़ी हुई क्रियाओं को करता है, ठीक है बेटा। अगर हम इसी को परिभाषा के रूप में देखें तो एक समाजशास्त्री हैं पीएच प्रभु, इन्होंने क्या है बेटा आश्रम के बारे में बताया है। इन्होंने बताया है कि आश्रम को जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति के हेतु व्यक्ति द्वारा किए जाने वाली यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले जो विश्राम स्थल हैं या पड़ाव कह सकते हैं, उसको क्या है इन्होंने क्या आश्रम की संज्ञा दी है। आश्रम से अगर हम जनरली अगर कोई अर्थ निकालने का प्रयास करें तो इसमें क्या है बेटा, हमारे जैसी एक ज़िंदगी के जो मतलब पड़ाव हैं, एक उम्र के बाद दूसरा उम्र का दौर शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं आश्रम। जैसे कि अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति की बेटा, तो ये तो तुम्हारी समझ में आ गया कि क्या अर्थ है, क्या इसकी परिभाषा है। कभी कभार एक नंबर में परिभाषा पूछ ली जाती है, तो आप इसको क्या लर्न करना और इसको समझने का प्रयास करना। अब हम तुम्हें बेटा बताएंगे आश्रम के कुछ प्रकार कि कौन कौन से प्रकार हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति में पाए जाते हैं, जिनको व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसात करता है और जीवन की जो यात्रा है उसको सफल बनाने का प्रयास करता है। इस तरह से भारतीय संस्कृति के अनुसार बेटा जो आश्रम के प्रकार हैं, भारतीय संस्कृति के अनुसार आश्रम के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार, मतलब इनका जो काउंटेबल जो पोजीशन है 1, 2, 3 और 4, 4 हैं बेटा। इसमें पहला है ब्रह्मचर्य। कुछ मूवी के माध्यम से भी इसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है कि नहीं बेटा, आप शायद जानते होंगे मेरे से, ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य, ठीक है बेटा। एक तो ये है, इसके बारे में भी अभी बताएंगे डीपली। पहले हम नंबर बाई नंबर इनको हम आपको बता देते हैं, ठीक है बेटा। एक अर्थ, ठीक है, ब्रह्मचर्य हो गया बेटा। अब दूसरा हो गया गृहस्थ, गृहस्थ हो गया। और तीसरा हो गया बेटा वानप्रस्थ, क्या वानप्रस्थ। और लास्ट हो गया सन्यास। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रह्मचर्य की बात कर लेते हैं। जीवन के शुरुआती दौर में क्या है जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, इसका हमें जो क्या क्या काम है वो देखने को मिलते हैं। इसमें बताया गया बेटा ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का सबसे बड़ा आश्रम है। जैसे हम ले लें स्वामी विवेकानंद जी को, क्या है उन्होंने शादी नहीं की जीवन भर और सारी चीज़ों को उन्होंने ठीक से निभाया। आज वो उनका दुनिया में हर जगह विवेकानंद जी का नाम है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति शादी के बाद सामाजिक दायित्व नहीं निभा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी वो है। अगर हम अब्दुल कलाम जी का नाम ले लें, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे हमारे देश में कई सारे लोग हैं जिन्होंने दुनियादारी सब कुछ त्याग कर देश को क्या है एक नई पहचान दी और अपने व्यक्तित्व को भी निखारा और उस समाज का भी उन्मूलन किया, ठीक है। तो ये बात है। इसमें क्या होता है उपनयन संस्कार है। इसमें बताया बच्चों बहुत सारे संस्कार पढ़ोगे, 16 संस्कार वगैरह पढ़ते हैं, ये भी मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा किसी दिन।
तो इसमें क्या है, जनेऊ धारण करने के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। कुछ लोग जनेऊ डालते हैं ना, सफ़ेद धागा सा जैसे गले में डाले रहते हैं, शायद आपने देखा हो। चाहे आप घर में ऐसा करना, अपने किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति जैसे माता जी हैं या किसी व्यक्ति से भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो ये हो गया। और क्या होता है, अलग अलग वर्ण के बालक के उपनयन संस्कार अलग अलग आयु में होते हैं, वो भी एक अपनी व्यवस्था है। जैसे कि बच्चों हमारे यहाँ क्या है, जो छोटे बच्चों का जो एडमिशन होता है स्कूल में, उसका भी सिस्टम अलग है। कभी कभी 3.5 साल का भी एडमिशन हो जाता है और 5 साल में भी एडमिशन होता है। इस तरह से ये पुरानी जो व्यवस्था है, जैसे ब्राह्मण व्यक्ति का अगर कोई बालक है तो उसका 8 वर्ष में हो रहा है। क्षत्रिय व्यक्ति है, क्षत्रिय का जो बेटा है वो उसका 11 वर्ष में हो रहा है, और वैश्य का 12 वर्ष में हो रहा है। इस तरह से क्या है, ये व्यवस्था है। जो ये शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। इसका मतलब होता है कि महान और महान मार्ग पर चलने का क्या बेटा, आत्माओं का अनुसरण करना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसमें इससे होता क्या है, हमारे में मन की शुद्धता आती है इस ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत। और क्या है, यौन संयम बरतना पड़ता है, अनुशासन, कर्तव्यपरायणता, नैतिकता, आचरण की शुद्धता, पवित्रता, ये सारे गुण हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं और जीवन पर्यंत हम एक अच्छे गुणवान चरित्र के रूप में समाज की सेवा करते हैं। मतलब ना तो कोई मोह है, ना माया, कोई नहीं, सारी दुनिया से दूर। तो इस तरह की जो ये आश्रम व्यवस्था है, इसको तो हम बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था। मुझे लगता है आप समझ गए हुए, इसमें बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। जैसे कि पहले ज़माने में जो शिक्षा का सिस्टम था, आपको पता ही है, गुरुकुल की व्यवस्था हुआ करती थी कि बच्चा अपना घर बार छोड़कर एक गुरुजी की आश्रम की कुटिया में वहीं अपना पढ़ाई दीक्षा, वही गुरुजी, वही मम्मी पापा, सब कुछ उसी की तरह। लेकिन आजकल क्या है, आजकल तुम यहाँ पढ़ने आते हो, शाम को अपने घर पहुँच जाते, दोपहर में अपने घर पहुँच जाते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जंगल में, मतलब उनके बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मतलब आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, अगर हम इसमें सामाजिक महत्व की बात करें तो ब्रह्मचर्य में बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है, जिससे क्या है, जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रही। आज अगर युवा पीढ़ी ये सब चीज़, बहुत सारे युवा लोग भी हैं साथ ही आज के ज़माने में भी इस धर्म का पालन कर रहे हैं, आश्रम का पालन कर रहे हैं। आप अगर थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो तो जो हमारे योगी वो है ना बच्चों, एक सेकेंड, वो है ना योग रामदेव जी, इन्होंने क्या है बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें ब्रह्मचर्य वाली बताई हैं। उन्होंने क्या है ये सारी चीज़ें, बाबा बन गए। एक कहावत थोड़ा बहुत, एक नागा बाबा करके भी कुछ सिस्टम होता है इन सब लोगों का। ठीक है, तो ये देखो साधु बनना कोई इतना आसान काम नहीं है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आजकल तो हर तरह से क्या है, इसमें भी देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने इस पवित्र एक नाम को भी कलंकित किया है। आई लोग टीवी अखबार के माध्यम से इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल ऐसा हमारा कोई वो नहीं है कि हम तो फिलहाल इतना ही बात बताएंगे आपको। अब दूसरे आश्रम की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ये है गृहस्थ आश्रम। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन कार्य पूर्ण होने के पश्चात विवाह संस्कार वाले जो संपन्न होते हैं वो तो होता है गृहस्थ आश्रम। बोलते नहीं है गांव में या कहीं भी, भाई गृहस्थी कैसी चल रही है और बाल गोपाल कैसे हैं, बढ़िया है। तो ये कहने का मतलब गृहस्थ आश्रम में आप प्रवेश करके, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी का आश्रम होता है और इसको ही बेटा संगम बोलते हैं। सारे आश्रमों का क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं। कभी कभी कंपटीशन में एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि गृहस्थ आश्रम ऐसा कौन सा आश्रम व्यवस्था है जिसको संगम बोलते हैं। संगम का मतलब इसमें सारे हमें अनुभव जीवन के मिलते हैं गृहस्थ आश्रम में। जैसे कि बच्चों, अगर एक मैं छोटी सी बात एग्जांपल के थ्रू बताऊं, तुम कोई सी पढ़ाई कर लो, सारी पढ़ाई कर लो, अगर बीएड की पढ़ाई जब करते हो तो सच में अगर पढ़ाई का संगम देखा जाए तो बीएड की पढ़ाई है। बीएड की पढ़ाई में हमें बहुत सारी मतलब एक अच्छा कंप्लीट मानव बनाने की चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो गृहस्थ आश्रम है ये भी इसी में आता है। आइए उसमें थोड़ा और देखते हैं कुछ क्या है बेटा। जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है तो 50 वर्ष की आयु तक इसमें रहता है। मतलब 21 साल से 50 साल तक की एज में इस आश्रम की जो व्यवस्था है वो रहती है। और क्या है बेटा, आश्रम में व्यक्ति धार्मिक सामाजिक दायित्वों को पूरा करता है और मर्यादा में रहकर क्या है सारे जो काम हैं पुरुषार्थ हैं उनको करता है। पुरुषार्थ तो आप जानते ही हो, धर्म
काम, अर्थ, मोक्ष, ये 4 हैं। इनको भी हम पढ़ाएंगे आगे की क्लास में। तो शायद आप समझ रहे होंगे जो व्यक्ति, देखो शादी होने के बाद व्यक्ति पर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती हैं। और जैसे कि तुमने देखा हो, ऐसी हालत हो जाती है जैसे कि जब पेड़ पर जब फल लगने लगते तो उसकी डालियाँ झुक जाती हैं। वो सेम कंडीशन उस व्यक्ति की, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, शादी के बाद बहुत सारी और बहुत ही सूझबूझ से काम लेना पड़ता है, वरना परिवार में विघटन हो जाएगा, परिवार चलेगा नहीं, परिवार का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है वही हालत हो जाती है जैसा कि मैंने तुम्हें अभी एग्जाम्पल में बताया। क्योंकि शादी अपने आप में बहुत ही पवित्र बंधन और एक सामाजिक दायित्व भी है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने तुम्हें विवाह पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो जब भी विवाह, हिंदू विवाह संस्कृति वगैरह, उसमें सारी चीज़ें विवाह को भी बहुत, जैसे कि अगर इसमें एग्जाम्पल ले लें पुरुषोत्तम राम का, पुरुषोत्तम राम ने शादी के बावजूद कितने जिम्मेदारी से अपना सारी मतलब कार्यों को करते हुए निभाया, सारी जिम्मेदारी निभाई। देखो बेटे के रूप में उन्होंने जब उनको बोल दिया वनवास वगैरह, तो तब भी चले गए। पति होने का जिम्मेदार वो भी धर्म भी निभाया। सीता मैया के बारे में भी कितना अच्छे से बताया, कितने कष्ट झेले उन्होंने। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन्हीं सब चीज़ों की ओर इंगित करती हैं। चाहे अनसुईया के बारे में, सती अनसुईया के बारे में सुना होगा आपने, सावित्री के बारे में सुना होगा आपने। उन्होंने मतलब यमराज से अपने मतलब पति को वापस ले लिया। ऐसे बहुत सारे अनगिनत उदाहरण हैं। आज के आधुनिक समाज में भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनका क्या है, अब किसी उनके पुरुष का मतलब के पीछे उसके सफल होने में महिलाओं का हाथ है। ये बात बिल्कुल सही, पर ये नहीं कि पूरी तरह एक ही चीज़ नहीं कह सकते। पुरुष महिला के लिए कॉम्प्लीमेंट है और सप्लीमेंट का काम कर रहा है, और महिला पुरुष के लिए कर रहा है। बहुत सारी महिलाएं आसमान छू रही, आजकल तो ऐसी हैं महिलाएं मतलब राफेल विमान उड़ा रही हैं। यूपी से हैं शिवांगी जी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे वहाँ जब जुनून सब कुछ है, एक दूसरे को अगर उस बीवी को बीवी की तरह से समझें तो ये सारी चीज़ें अच्छे से। बहुत से लोग क्या क्या समझते हैं, ये उनका व्यू है। मेरे हिसाब से जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसमें ये, ठीक है। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें बताइए बेटा। ये गृहस्थ में इन सभी दायित्वों को देखते हैं, जैसे कि चाटुकारों धन व्यय नहीं करना, माता पिता आचार्यों वृद्धों का आदर करना, पत्नी के प्रति उसका व्यवहार धर्म और काम की मर्यादाओं के अनुसार चलना, पारस्परिक आदर, कल्याण, कुल धर्म का पालन करना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है सारी चीज़ें आ जाती हैं कि मर्यादा में रहकर जो मतलब पति पत्नी अपना सारी चीज़ें को निभाते हैं, सारे रिश्तों को समझते हैं, सास ससुर जिसकी वही सीन बातें हैं। इसमें कुछ ज़्यादा मतलब ठीक है। इसमें कुछ पंच महायज्ञ भी बताए गए हैं बेटा, जैसे गृहस्थ ऋषियों को, देवताओं, माता पिताओं, अतिथियों। बहुत से लोग तो ये कहते हैं जैसे कि शादी नहीं अगर व्यक्ति ने की तो वो कंप्लीट मैन नहीं है। कहने का मतलब है उसने मतलब जिम्मेदारी लेना नहीं सीखा है। समाज में भी शादी वाले व्यक्ति का जो सम्मान है और एक अनमैरिड युवाओं का सम्मान है, मतलब एक एज के बाद। जब तक एज नहीं हो रही तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एज के बाद क्या है लोग भी उंगली उठाना शुरू कर देते हैं समाज में। बोले ये शादी नहीं की, ये लाली के लिए लड़का नहीं देखा, मतलब समाज को पहले दिक्कत होने शुरू हो जाती है। तो समाज में इस शादी वाले जीवन का भी बहुत बड़ा मतलब महत्व है, इसकी भी अपनी उपयोगिता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना गृहस्थ आश्रम। और भी इसमें बहुत सारे बोलते हैं पितृऋण से मुक्ति नहीं होते जब तक कि मतलब शादी नहीं की तो, और बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा इसमें। फिलहाल तुम थोड़ी थोड़ी यही सब बातें, पूजा पाठ करने जाते हैं, पूजा करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं तो जोड़ा से सारा कुछ सिस्टम चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। कन्यादान वगैरह में भी जोड़े से कन्यादान करते हैं। जैसा मैं समझ पाया हूँ उतना इन सब चीज़ों को बहुत डीपली तो शायद मुझे भी इतनी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली मतलब नॉलेज नहीं है। जैसे जैसा मैं अपने वो बड़े लोगों से सीखा है वही सब तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं वानप्रस्थ आश्रम की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे 50 साल की एज पूरी हो जाती है फिर व्यक्ति क्या है इस आश्रम में प्रवेश करता है। और अगर इसमें देखें तो गृहस्थ आश्रम पर जो शारीरिक त्वचा शिथिल हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है और विषयों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। तो ये तो रही हमारी व्यवस्था वानप्रस्थ वाली। कहने का मतलब है मतलब दुनिया मोह माया को मतलब नहीं, 2 रोटी से मतलब भगवान का भजन करना, ये सब चीज़ें कौन से वाले में आ जाते हैं बेटा,
वानप्रस्थ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इस एज में भी व्यक्ति काम करता रहता है, जो उनकी जिम्मेदारी सामाजिक दायित्व हैं। तुमने देख रहा हमारे नेता तो आजकल 70-75 साल तक मतलब संन्यास नहीं ले रहे हैं, सक्रिय राजनीति में काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, काम करने की तो कोई भी वो नहीं है। हाँ, काम में जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं आ पाएगी, लेकिन काम तो कर सकते हैं। ये है सारी चीज़। लेकिन व्यक्ति एक तरह से थोड़ा स्टेबल हो जाता है, ये नहीं जैसे युवा पीढ़ी में क्या भाग यहाँ भाग, ये काम 10 काम, ये ऐसा नहीं रहता। लेकिन वानप्रस्थ वाली स्थिति में क्या है बेटा, थोड़ा जिम्मेदारी नहीं, थोड़ा क्या व्यक्ति स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। सारी चीज़ें टेबल पे ही, फाइलों का ये करना वो करना, सारा एक जगह ही, नाती पोतों को खिलाना, बेटी का हाल चाल जानना कि क्या व्यवस्था करनी है, गांव की पंचायत, गांव के समाज के लोगों की समस्याओं को सुनना, ये सब काम रह जाते हैं ये वाले। और ये अब आ जाओ बेटा संन्यास वाले। जो संन्यास वाला ये जो है, इसमें क्या है, ये लास्ट स्टेज है बेटा। लगभग 75 वर्ष की आयु में क्या है, व्यक्ति संसार छोड़ देता है। लेकिन बेटा इसमें बहुत सारी चीज़, संन्यास में क्या होता है, भिक्षावृत्ति प्राप्त करके भोजन करना, चोरी नहीं करना, पवित्रता, आंतरिक पवित्रता, प्रमादी न होना, और दया करना, प्राणियों के प्रति क्षमावान, क्रोध। संन्यास वाला व्यक्ति तो फिर तो बिल्कुल मतलब साधु संत की तरह हो जाता है। सब कुछ छोड़कर कहीं एकांत में अपना आश्रय बना लेना, रहना आराम से वहीं, खुद खाना बनाना, कोई मतलब दुनिया से मतलब दूर, एक तरह से वैरागी टाइप का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। पर एक बात ज़रूर है बेटा, इस एज में व्यक्ति के पास अपार अनुभव होता है। क्या होता है, अपार अनुभव होता है। वो अपने परिवार में छोटे बच्चों को और उनको क्या है, ज्ञान देता है कि भाई इस तरह से अपने जीवन का निर्वाह करो, समाज में कोई से लड़ो मत, झगड़ो मत, मतलब सारी बढ़िया बढ़िया बातें वो अपने उम्र के अनुभव के हिसाब से, बेटा हमने ऐसे स्ट्रगल किया, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। चारों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है पेपर में, वही 4-4, 5-5 लाइन लिखनी होती हैं। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जो हमारी आश्रम व्यवस्था है वो कैसी है और क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे और एक नए टॉपिक के साथ हम उसको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो आज का लेक्चर है वो पसंद आया होगा और निश्चित रूप से आप इससे लाभ उठाएंगे। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।